हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल मैथ्रैक। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। एक बात और, वीडियो देखते समय साथ में नोटबुक और पेन अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है उसे आप साथ साथ नोट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 125 पर एग्जाम्पल 6 फलन दिया हुआ है जो कि 3 हिस्सों में विभाजित है। इस फलन के लिए हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं और कंडीशन यह है कि यह फलन अंतराल संवर्त अंतराल 4 से 6 में संतत है। तो हमारे लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि संवर्त अंतराल में कोई फलन संतत कैसे दर्शाया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन संवर्त अंतराल 4 से 6 में संतत है, अतः नंबर 1 x बराबर 4 पर फलन का मान x बराबर 4 पर फलन का मान। तो x बराबर 4 पर फलन का मान आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर x बराबर 4 पर फलन का जो मान है वो है 3। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 4 बराबर 3। अब इसके बाद में लिखेंगे x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा। x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा। सबसे पहले माना x बराबर 4 प्लस h, यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x का मान अग्रसर होगा 4 की तरफ। तो ये बन जाएगा f 4 प्लस 0। इसको लिमिट का रूप देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। अब 4 प्लस h का मतलब ये हुआ कि 4 से बड़ा मान। तो x का मान 4 से बड़ा है, यहाँ जो x है उसका मान 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़े के लिए फलन का जो मान है वो है ax प्लस b। तो यहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है यहाँ हम 4 प्लस h लिखेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 4 प्लस h और प्लस में b। और अब हम यहाँ h का मान लिखेंगे 0। h बराबर 0 रखने पर ऑफ 4 प्लस में 0 बराबर आएगा a 4 प्लस 0 प्लस में b। तो ये हल करने पर बनेगा 4a प्लस b। तो ये फलन की दाईं सीमा का मान है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 4 पर दाईं ओर से संतत होगा, इसलिए f ऑफ 4 बराबर f ऑफ 4 प्लस 0। तो ये बनेगा f ऑफ 4 का मान है 3 और दाईं सीमा का मान अभी हमने ज्ञात किया 4a प्लस b। इसी समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार अब हम x बराबर 6 पर बाईं सीमा का यूज करेंगे और बाईं ओर से सतत दिखाकर एक समीकरण और बनाएंगे। तो x बराबर 6 पर फलन का मान
एफ ऑफ 6 और ये बराबर आ जाएगा x बराबर 6 पर फलन का मान। तो यहाँ x का मान 6 दिया हुआ है और ये बराबर है 7 के, बराबर 7। अब लिखेंगे x बराबर 6 पर फलन की बाईं सीमा तो मानना x बराबर 6 माइनस h। यदि h अग्रसर होगा 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 6 की तरफ। तो ये बनेगा f ऑफ 6 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h। तो f ऑफ 6 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 6 माइनस h के लिए देखना है अंतराल कौन सा रहेगा। तो 6 माइनस h का मतलब हुआ कि फलन का मान जो x का मान है 6 माइनस h का मतलब ये हुआ कि x का मान 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे के लिए, तो जब x का मान 6 से छोटा है तो ये फलन जो है वो ax प्लस b के बराबर है। तो ये बनेगा a 6 माइनस h और प्लस में आएगा b और यहाँ भी h का मान 0 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा f ऑफ 6 माइनस 0 बराबर f ऑफ 6 माइनस 0 बराबर 6a प्लस में b। फिर से लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 6 पर बाईं ओर से संतत होगा फलन x बराबर 6 पर बाईं ओर से संतत होगा, इसलिए f ऑफ 6 बराबर बनेगा f ऑफ 6 माइनस 0 के। तो ये आ जाएगा f ऑफ 6 का मान सबसे पहले 7 और बाईं सीमा का मान है 6a प्लस b। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हैं। समीकरण नंबर 1, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है 4a प्लस b बराबर 3 और समीकरण नंबर 2 है 6a प्लस b बराबर 7। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 6a प्लस b बराबर 7 और इसके नीचे समीकरण नंबर 1 4a प्लस b बराबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए इनके निशान चेंज करेंगे, b और ये b माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 6a माइनस 4a 2a और ये बराबर बनेगा 4 के। तो a का मान हल करने पर आ जाएगा 2। तो a का मान आया 2। अब इस a का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 4a प्लस b बराबर 3। तो यहाँ a का मान लिखेंगे, तो 4 इंटू में 2 प्लस b बराबर 3, तो 8 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर आएगा 3 माइनस 8, तो b का मान आएगा माइनस का 5। तो ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको सहमत अंतराल में फलन संतत दिया हुआ था और हमें a और b के मान ज्ञात करने थे। तो हमने दाईं ओर से और बाईं ओर से संतत होने के कंसेप्ट का इसमें यूज़ किया है।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 127 पर आपका जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है ये है। इसमें आपको x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। हमें यह चेक करना है कि x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और इसी बिंदु पर फलन का मान, यह तीनों मान आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0, और ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितना है 0। x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। अब लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो माना x बराबर 0 प्लस h, यदि h अग्रसर होगा 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 0 की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस 0 बराबर, लिमिट का रूप देंगे इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। तो अभी देखिए कि यहाँ x की जगह h आ रहा है, h का मान 0 की तरफ अग्रसर है, मतलब 0 तो नहीं है। तो अगर h का मान 0 नहीं है तो हमारे पास जो फलन है वो यह है। तो इस फलन का यूज़ करेंगे अभी, और x की जगह हम लिखेंगे h। तो f ऑफ 0 प्लस 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बटा h, और बटा में आएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो आपको e की पावर 1 बटा h दिखाई दे रही है, इसे हम बटा में लेकर आएंगे तो ये पावर माइनस में चेंज हो जाएगी और गुणा में इसके h पड़ा रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे h बराबर 0 रखने पर, तो ये आएगा लिमिट, h बराबर 0 रखने पर तो ये बनेगा 1 बटा e की पावर माइनस अनंत और गुणा में 0, तो ये आया 1 बटा में 0 गुणा 0, मतलब 1 बटा में 0, और ये बन जाएगा अनंत, मतलब अपरिभाषित। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि दाईं सीमा जो है वो अपरिभाषित है। तो अभी हम डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का जो मान है, x बराबर 0 पर फलन का मान आया था 0, और इसकी सीमा का जो मान है, इस फलन की सीमा का मान अपरिभाषित है। तो अगर सीमा अपरिभाषित रहती है तो वह फलन भी असंतत फलन माना जाता है। यहाँ फलन की सीमा अपरिभाषित है। यहाँ फलन की सीमा अपरिभाषित है, अतः यह एक असंतत फलन है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें यह बताना था कि x बराबर 0 पर यह फलन संतत है या नहीं है। तो यह फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फलन दिया हुआ है x माइनस महत्तम x और x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले दिया गया फलन f ऑफ x बराबर x माइनस महत्तम x, तो
x बराबर 3 पर फलन का मान तो ये बनेगा 3 - 3। तो यहाँ देखिए अभी क्या हुआ कि महत्तम 3 का मान, ये एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या के लिए इस महत्तम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बराबर 3 क्या आ जाएगा। तो फलन का मान आया 0। अब हमें ये देखना है कि इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान क्या है। तो x बराबर 3 पर बाईं सीमा, तो माना x बराबर 3 - h। यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x अग्रसर है 3 की तरफ, तो ये बनेगा f(3 - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h माइनस 3 - h। अब यहाँ देखना है कि 3 - h का महत्तम मान कितना होगा। तो अभी आपको ये ध्यान है कि h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 - h का जो मान आएगा, 3 - h का जो मान आएगा वो 3 से तो छोटा होगा। 3 - h का मान 3 से तो छोटा होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा। अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो 3 - h का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में रहने वाला है। तो 2 और 3 के बीच में, जैसे 2.1 या 2.01, इस तरीके से ये मान आएंगे। तो इन सब के लिए जो महत्तम का मान आएगा, मान लीजिए कि 2.1 है तो 2.1 का महत्तम मान 2 आएगा, या अगर यहाँ पे 2.8 हो तो 2.8 के लिए भी इसका जो महत्तम मान है वो 2 आएगा। तो 3 - h का जो महत्तम मान है वो बराबर आएगा 2 के। तो लिखेंगे हम f(3 - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h माइनस 2। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h। तो अभी h का मान 0 लिख देंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बाईं सीमा का मान तो आया 1, लेकिन हमने इसके लिए फलन का जो मान है वो 0 ज्ञात किया था। यहाँ देखिए कि 3 पर फलन का मान है 0 और 3 के लिए बाईं सीमा का मान है 1। तो यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है कि f(3) बराबर नहीं है f(3 - 0) के। यहाँ दाईं सीमा की जरूरत नहीं है क्योंकि बाईं सीमा का मान जो है वो फलन के मान से अलग आ चुका है। तो नेक्स्ट मान के लिए हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से कह सकते हैं कि फलन x बराबर 3 पर असंतत है। तो आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 7 जो पेज नंबर 126 पर है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक फलन दिया हुआ है और उस फलन के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि x बराबर 0 पर अगर वो फलन संतत हो तो m का प्रतिबंध क्या होगा। हमें फलन को x बराबर 0 पर संतत मानकर चलना है और m के लिए कोई प्रतिबंध ज्ञात करना है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि m के मानों का समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान f(0), तो फलन का मान हमें साफ दिखाई दे रहा है कितना है, 0। x बराबर 0 पर फलन का मान है 0। अब हम लिखेंगे कि x बराबर 0 पर
फलन की दाईं सीमा। तो माना x बराबर 0 प्लस h, यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा 0 की तरफ। तो ये बनेगा f ऑफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो इस फलन का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम h लिखेंगे। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m साइन 1/h। तो अभी इस लिमिट को हल करना है और एक चीज़ और हमने ध्यान में रखनी है कि फलन का मान हमारे पास है 0। तो अगर ये संतत है तो इसका मतलब अगर फलन का मान 0 पर 0 है तो 0 पर जो दाईं सीमा का मान आएगा वो मान भी 0 आना चाहिए। मतलब यह जो मान है यह भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस मान को 0 के बराबर हम किस प्रकार से दिखाएंगे, मतलब m का मान हमारे पास क्या आए ताकि यह 0 बन जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीमाओं के बीजगणित का यूज़ करेंगे। हमने सीमाओं का बीजगणित कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। देखिए क्या होता है वो कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x फिर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मतलब इस बीजगणित के आधार पे हम गुणनफल की सीमा को अलग अलग सीमाओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ दो अलग अलग फलन हमारे पास गुणा में हैं। तो यहाँ सीमाओं के बीजगणित का प्रयोग करके दोनों के लिए लिमिट को अलग अलग लिखेंगे। तो ये बनेगा f ऑफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। इस तरीके से अब हमारे पास यह जो दूसरा पद आया है गुणनफल में, इसको ध्यान से देखिए कि h का मान 0 की तरफ अग्रसर है और हमें यह बताना है कि साइन 1/h का मान कैसा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे h का मान डायरेक्ट 0 लिखूं तो यहाँ बनेगा साइन अनंत, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये गलत है। कारण यह है क्योंकि साइन थीटा का जो प्रांत है वो r होता है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच वाले मान। मतलब मैं यहाँ पर साइन का जो प्रांत है उसके आधार पे यहाँ मैं अनंत का यूज़ नहीं कर सकता। अनंत का मैं यह यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि अनंत जो है वो साइन के प्रांत में नहीं है। यह एक विवर्त अंतराल है जिसमें माइनस अनंत और प्लस अनंत को शामिल नहीं किया गया। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ h का मान 0 डायरेक्ट नहीं लिख सकता। यह वैसे अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा, लेकिन हम यहाँ h का मान 0 भी नहीं लिख सकते। कारण यह है
क्योंकि 0 जो है वो इसे अनंत बना देगा 1/h को, और 1/h को अनंत बना देगा तो अनंत जो है वो साइन के प्रांत में नहीं है। तो अभी इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं? तो अभी हम क्या करेंगे कि h जो है वो 0 की तरफ अग्रसर है और h एक वास्तविक संख्या है कि h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है। तो अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि h का मान 0 और 1 के बीच में चाहे कुछ भी है, साइन 1/h का जो मान आएगा वो -1 और +1 के बीच में से कोई ना कोई मान आएगा। मतलब h का मान 0 और 1 के बीच में चाहे कुछ भी है, साइन 1/h का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में जितनी भी राशियां हैं उनमें से कोई एक आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? f(0 + 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m -1 से +1 के बीच की परिमित राशि, मतलब जो परिभाषित हो, परिमित राशि में से कोई एक मान। हमें नहीं पता कि वो मान कैसा होगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि वो मान जो है वो -1 से +1 के बीच में होगा और परिमित होगा। तो अभी इसको आगे करते हैं। तो f(0 + 0) बराबर, अब देखिए, अब हमें इसका मान 0 लेकर आना है। तो यहाँ पर तो हम निश्चित नहीं हैं। क्या निश्चित नहीं है यहाँ पर? कि यहाँ पे मान कौन सा आएगा। अब -1 से +1 के बीच में से यहाँ पे कोई भी मान आ सकता है। हम इसके बारे में भी निश्चित नहीं है कि यहाँ पे मान 0 आएगा। अगर हम निश्चित होते तो हम सीधे कह सकते थे कि ये 0 बन जाएगा। तो अभी क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा यहाँ टिका हुआ है h की पावर m पर, कि यहाँ m पर यह सवाल अभी निर्भर करेगा। तो देखिए, अब इस लिमिट को 0 करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये लिमिट 0 बन जाए, तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब कारण क्या है उसको समझिए। अगर मैं m का मान 0 लेता हूँ तो h की पावर 0, तो h की पावर 0 का मान आया 1, और यहाँ वाला मान निश्चित नहीं है। तो इन दोनों के गुणनफल के बारे में मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा। तो इसलिए m का मान एक तो हम 0 नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कि m का मान हमने 0 से छोटा क्यों नहीं लिया। तो अगर मैं m का मान 0 से छोटा लूँ, तो m का मान अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ऋणात्मक संख्या है। मान लीजिए m का मान -2 है, तो -2 के लिए h की पावर ये -2 बनेगा, और h की पावर -2 को जैसे ही मैं बटा में लेके जाऊंगा तो इस मान के बटा में h² आ जाएगा, और किसी संख्या के बटा में h² है, और h का मान जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो यह अनंत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो अभी हम यह कह सकते हैं कि m का मान 0 से बड़ा ही इसको संतुष्ट कर पाएगा, क्योंकि m का मान अगर 0 से बड़ा हुआ, अब 0 से बड़ा चाहे 1 है, 2 है, 3 है, चाहे कैसा भी है, यह h अंश में ही रहेगा, ये बटा में नहीं जा पाएगा। यह बटा में नहीं जा पाएगा तो जैसे ही मैं h का मान यहाँ पे 0 लिखूंगा, चाहे 0 की पावर 1 है, चाहे 0 की पावर 2, चाहे 0 की पावर 3, चाहे 0 की पावर कुछ भी हो, इसका मान अभी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यह 0 बन जाएगा, और गुणा में ये कोई संख्या है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संख्या इंटू 0, ये सारा का सारा जो मान है वो 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि m का मान 0 से बड़ा है। वापस सुनिए इसको, कि अगर m का मान 0 हुआ, अगर m का मान 0 हुआ तो यहाँ संख्या की पावर 0, अभी h का मान 0 की तरफ अग्रसर है, तो संख्या की पावर 0 का मान 1, और इस 1 का इस संख्या के साथ गुणा करने पे अब आंसर 0 आता है या नहीं आता, हम उसके बारे में निश्चित नहीं हैं। तो इसलिए m का मान 0 नहीं ले सकते। अब अगर m का मान माइनस में लिया जाए, अगर m का मान नेगेटिव है,
तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि m की जगह -2 लिखें तो h की पावर -2, h की पावर -2 प्लस बनाने के लिए इसको बटा में लेके जाना पड़ेगा, तो इसके बटा में h स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही मैं लिमिट को हल करूँगा, जैसे ही मैं h का मान 0 लिखूँगा तो संख्या बटा 0 अनंत बन जाएगा। तो हमें तो 0 उत्तर चाहिए, इसलिए m का मान 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि m का मान 0 से बड़ा, क्योंकि अगर m पॉजिटिव हुआ तो h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3 सबके लिए ये h यहाँ इसके गुणा में रहेगा। और जैसे ही मैं h की जगह 0 लिखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। 0 का इस संख्या से गुणा करेंगे तो वो मान भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो यह m के लिए प्रतिबंध है कि m का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर अवकलनीयता पर रहेगा, जिसमें हम अवकलनीयता का ग्राफीय अर्थ समझेंगे। संदन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कार्य यह है कि आप एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन पेंडिंग हैं उन्हें सोल्व करके देखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्वेश्चन हल करने में आती है तो नीचे दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।